हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल द सक्सेस जोन। जैसा कि आप लोगों को पता है, एमपीजी के हम प्रतिदिन 40 से 50 क्वेश्चन कर रहे हैं। और इस बेटा 40 से 50 क्वेश्चन में हम कम से कम 150 से 200 क्वेश्चंस हमारे कवर करने वाले। मैं हमेशा की तरह फिर से रिपीट कर रहा हूं कि सभी टॉपिक या सभी चैप्टर या सभी सब्जेक्ट आपके सभी एवरेज होने चाहिए, जब जाके आपकी क्या होगी, एग्जाम क्रैक होगी। या हम सोचें कि किसी एक सब्जेक्ट पे यदि हम फोकस कर लेंगे तो ये बिल्कुल नहीं होगा कि आपकी कोई से भी एग्जाम क्रैक हो जाए। वो सब्जेक्ट में ज़रूर आपकी मास्टरी हो सकती है, लेकिन एग्जाम क्रैक करना क्या होगा बेटा, बहुत मुश्किल होगा। आज हम कम से कम 70 क्वेश्चंस को देखेंगे। कितने क्वेश्चन? 70 क्वेश्चंस। और 70 से कम इसका 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए कि 200 से 250 क्वेश्चन आपके इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। एक नंबर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक नंबर आपको कई पायदान ऊपर कर सकता है, कई पायदान नीचे कर सकता है। तो बिल्कुल भी किसी भी चीज़ को अंडरस्टिमेट मत कीजिए। क्लास स्टार्ट करते हैं और मेरी पूरी कोशिश है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा क्या हो बेटा, बेनिफिशियल सिद्ध हो। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। चलिए, आईटीबीपी द्वारा 2017 में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हथियार प्रशिक्षण केंद्र कहां स्थापित किया गया? आईटीबीपी ने 2017 में कहां पर मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा हथियार प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया था? दमोह, शिवपुरी, जबलपुर या मंडला? तो इसका सही आंसर जो आएगा वह आएगा क्या बेटा, दमोह। आईटीबीपी ने कहां पर? दमोह में अपना प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया था। और यदि मैं बात करूं शिवपुरी की, तो शिवपुरी में सिग्नल ट्रेनिंग स्कूल, ध्यान रखिएगा, ठीक है, सिग्नल ट्रेनिंग स्कूल। आपसे पूछ लेगा वो, बताइए सिग्नल ट्रेनिंग स्कूल, ये सिंगल नहीं है, क्या है बेटा, सिग्नल। सिग्नल ट्रेनिंग स्कूल मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो पता होना चाहिए हमें बेटा, कहाँ पर है? यही है, शिवपुरी में है। और आईटीबीपी ने 2017 में सबसे बड़ा हथियार प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया था, वो कहाँ किया था? मध्य प्रदेश के दमोह में किया था। बहुत ही स्लोली हम चलेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा आप लोगों का कवर हो जाएगा। एमपीजी के किसी भी तरीके की आपको कोई भी दिक्कत एमपीजी के में नहीं आने वाली है। चलें आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉ ऑफ टू चाइल्ड नॉर्म्स इन पंचायत किसकी बुक है? द लॉ ऑफ टू चाइल्ड नॉर्म्स इन पंचायत किसकी बुक है? सरोजनी सक्सेना, सरला ग्रेवाल, सरोजनी नायडू या निर्मला बुच? तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर क्या है बेटा? निर्मला बुच। निर्मला बुच जो है वो मध्य प्रदेश की बेटा क्या, मध्य प्रदेश की पहली महिला आईएएस है। पहली महिला आईएएस है, ठीक है। पहली महिला आईएएस के साथ ये मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव भी हैं। पहली महिला क्या है बेटा, मुख्य सचिव, ठीक है। इनके बारे में आपने देख लिया। उसके बाद क्या है, सरला ग्रेवाल। सरला ग्रेवाल जो है वो मध्य प्रदेश की क्या है बेटा, महिला राज्यपाल, पहली महिला राज्यपाल मध्य प्रदेश की। और मैं बात करूं देश की पहली महिला राज्यपाल कौन हो जाएंगी? आपकी सरोजनी नायडू, ठीक है। और मैं यदि बात करूं सरोजनी सक्सेना की, तो यह मध्य प्रदेश की पहली महिला न्यायाधीश थी। क्या थी? पहली महिला न्यायाधीश। न्यायाधीश मतलब क्या बेटा, पहली महिला जज थी। मतलब द लॉ ऑफ टू चाइल्ड नॉर्म्स इन पंचायत बुक लिखने वाली राइटर कौन थी? निर्मला बुच थी, जो मध्य प्रदेश की पहली महिला आईएएस थी। और उसके बाद मध्य प्रदेश की क्या रही है बेटा, ये मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव भी रही थी। इस चीज आपको क्लियर हो गई होगी। चलें, राजीव गांधी वानिकी प्रशिक्षण संस्थान मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? सिवनी, उमरिया, होशंगाबाद या शिवपुरी? राजीव गांधी वानिकी प्रशिक्षण संस्थान की बात हो रही है बेटा, तो यह मध्य प्रदेश के कहाँ पर है? सिवनी में है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये मध्य प्रदेश के कहाँ पर है? सिवनी में है। यदि मैं बात करूं कि आपका राजीव गांधी प्रशिक्षण संस्थान हो गया, ठीक है, और ये आपका कहाँ हो गया? सिवनी में हो गया। चलिए ठीक, आगे आते हैं। मध्य प्रदेश में किस नृत्य को अहिराई नृत्य भी कहा जाता है? ऐसा कौन सा नृत्य है मध्य प्रदेश का जिसको हम अहिराई नृत्य भी कहते हैं? देखिए, ये जो नृत्य है ये अहीर जाति द्वारा किया जाता है। किस जाति द्वारा किया जाता है? अहीर जाति द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? अहिराई नृत्य भी बोलते हैं। और अहिराई नृत्य किसको बोला जाता है? तो इसका सही आंसर क्या आएगा? बिरहा को। बिरहा को ये पुरुषों द्वारा किया जाता है। बिरहा नृत्य जो है, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? अहिराई नृत्य भी बोला जाता है, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा।
बेतवा और जामनी नदी का संगम मध्य प्रदेश में कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में कई नदियों का संगम हो रहा है, जैसे नर्मदा तवा बांद्रा बांध में मिल रही है, नर्मदा शक्कर हमने देखा नरसिंहगढ़ में मिल रही है। कई नदियां जो हैं वो किसी न किसी एक जगह पर मिलती हैं। उसी तरीके से बेतवा और जामनी नदी का संगम मध्य प्रदेश में कहाँ हो रहा है? ओरछा। ओरछा किस नदी के किनारे पर है बेटा? बेतवा नदी के। तो बेतवा और जामनी, बेतवा और जामनी का संगम कहाँ हो रहा है? इज इक्वल टू ओरछा। कहाँ पर हो रहा है बेटा? ओरछा में हो रहा है। इस चीज को भी आप लोग क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। पंचसिद्धि का एक बुक आना कंपलसरी है, ठीक है, कोई ना कोई बुक आपको आएगी। एमपीपीएससी प्रीलिम्स में तो 2-3 बुक्स भी आ सकती हैं। चलिए, पंचसिद्धि का लघु जातक किसकी रचना है? आर्यभट्ट, बारहमिहिर, पतंजलि या चरक? तो इसकी ये जो रचना है ये किसकी है बेटा? बराहमिहिर की है। किसकी है? बराहमिहिर की पंचसिद्धि का। ये कई बार एग्जाम में आया है, पहले भी कई बार एग्जाम में आया है, ध्यान रखिएगा। ये दोनों बुक किसकी है? बराहमिहिर की है। चलें आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में जिला पंचायत के गठन हेतु न्यूनतम जनसंख्या कितनी है? देखिए, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और क्या जिला पंचायत, त्रिस्तरीय, 3 टायर गवर्नमेंट है मध्य प्रदेश में। तो उसमें जिला पंचायत के गठन के हेतु न्यूनतम आपको जनसंख्या चाहिए। उस जगह पर जिला पंचायत गठन होगा जहां पर न्यूनतम जनसंख्या उस क्षेत्र की कितनी रहेगी? 50,000 रहेगी। यदि आपको ग्राम पंचायत का गठन करना है, ग्राम पंचायत का, तो ग्राम पंचायत के लिए कम से कम 1000 होनी चाहिए और 200 क्या होना चाहिए? कम से कम मतदाता होना चाहिए। जब जाके वहां पर आपकी क्या बनेगी? ग्राम पंचायत बनेगी, ठीक है। तो आपकी जिला पंचायत के लिए कम से कम कितने सदस्य होना चाहिए? 50,000। और ये ग्राम पंचायत के लिए कितने होना चाहिए? 1000 की जनसंख्या होगी, तभी वहां पर क्या बनेगा बेटा? ग्राम पंचायत बनेगी। चलिए, मयारी किस जनजाति की पंचायत को कहा जाता है? कई सारी पंचायत है, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि किस पंचायत के जो मुखिया होते हैं उनको क्या कहते हैं, जिस पंचायत में जो रहते हैं उनके घरों को क्या कहते हैं, उनके मोहल्लों को क्या कहते हैं। तो मयारी जो है वो किस जनजाति की पंचायत को कहा जाता है? कोरबा, सहरिया, भील या गोंड? तो इसका सही आंसर क्या आएगा बेटा? कोरबा। कोरबा एक्चुअल में देखा जाए तो क्या पर बेटा छत्तीसगढ़ की मूलता क्या है? ये जाति है, ठीक है। इसका कुछ भाग मध्य प्रदेश में भी है। तो मयारी जो है वो उनकी पंचायत को कहा जाता है किसकी? कोरबा को। ये चीज भी आप किस दिमाग के किसी कोने में सेट कर सकते हैं। चलें, मध्य प्रदेश में सवाइल हेल्थ कार्ड योजना किससे संबंधित है? मध्य प्रदेश में एक योजना चल रही है सवाइल हेल्थ कार्ड योजना, जो मूलतः किसके लिए है बेटा? कृषकों के लिए है उस योजना, है ना। तो वह योजना कृषकों की किस चीज से रिलेटेड है? स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि या व्यवसाय? तो यह सवाइल हेल्थ कार्ड योजना है जरूर किसके लिए बेटा? कृषकों के लिए, लेकिन ये किससे संबंधित है? उनके स्वास्थ्य से संबंधित है। यहाँ पर गलती मत करिएगा कृषि करके। तो सवाइल हेल्थ कार्ड है, देखिए हेल्थ क्लियर ही हो रहा है यहाँ से, तो ये किससे संबंधित है? स्वास्थ्य से संबंधित है। चलें, बटियागढ़ का अभिलेख का संबंध किससे है? बटियागढ़ का अभिलेख तो ये पहले से ही टिक किया हुआ है, दमोह से। बटियागढ़ का अभिलेख कहाँ से बना, मतलब किससे संबंध है इसका? दमोह से संबंध है। चलें, रानी महल, चमन महल मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? बात हो रही है कौन से महल की? रानी महल और चमन महल। देखिए, दुर्ग कौन सा कहाँ पर है? ये क्वेश्चन भी बिल्कुल बन सकता है। कौन सा महल कहाँ पर है? ये भी बन सकता है। कौन सी पहाड़ियाँ कहाँ पर है? यह क्वेश्चन भी बिल्कुल बनने के चांसेस हैं। तो रानी महल, चमन महल मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? भोपाल, अलीराजपुर, झाबुआ या सीधी? तो इसका सही आंसर जो होगा बेटा वह होगा कहाँ पे? भोपाल में। रानी महल और चमन महल मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। इसको भी हमें ध्यान रखना है। चलें आगे आए। नौराता किस अंचल चित्र की लोक कला है? नौराता, नौराता किसकी है? नौराता, ठीक है। ये मूलतः कब किया जाता है बेटा? ये जो लोक कला है चित्र की, ये नवरात्रि के टाइम पे किया जाता है। कब किया जाता है? नवरात्रि के टाइम पे। और इसका सही आंसर क्या आएगा? बुंदेलखंड। ये कहाँ पर किया जाता है? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में कई तरीके की क्या है? आकृति उकेरी जाती है, ठीक है। इस चित्रकला के माध्यम से कई तरीके की आकृति की जाती है, जिससे क्या होता है? जिससे ये होता है कि यह माना जाता है कि यह सब हमारे लिए क्या है? खुशी लेकर आएंगी, हमें दुखों से क्या करेंगी? दूर करेंगी। तो नौराता जो एक चित्र है, लोक कला है, यह कहाँ पर की जाती है? बुंदेलखंड में की जाती है। चलें आगे आए। मांडना चित्रकला मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से है? देखिए, चित्रकला की यहाँ भी बात हो रही है और इस चित्रकला का नाम नौराता नहीं है, इसका नाम क्या है? मांडना। तो ये कहाँ होती है? मालवा, बघेलखंड, बुंदेलखंड, इनमें से कोई नहीं। तो मांडना जो हो रही है बेटा वह कहाँ होगी? मालवा में होगी। इसमें कई तरीके की, इसमें भी आकृतियाँ बनती हैं। इसमें व्रत की आकृति बनाई जाती है, त्रिभुज की आकृति बनाई जाती है, सात्य की आकृति बनाई जाती है, कई तरीके की आकृति बनाई जाती है। यहाँ पर ये जो मांडना रचते हैं, इनकी ये सोच होती है कि मांडना रचने
से हमारे घर में क्या होगा, लक्ष्मी जी का आगमन होगा। तो ये कई तरीके से किया जाता है और मूलतः ये कहाँ किया जाता है, मालवा में किया जाता है। कई तरीके की चित्र आकृतियाँ जो त्रिभुज, वर्ग, सात्या और भी हम देखें तो एक तरीके से रचाया जाता है, जिसमें ये माना जाता है कि लक्ष्मी जी क्या होंगी, हमारे घर में निवास करेंगी। चलें, मध्य प्रदेश को खुले में शौच ओडीएफ कब घोषित किया गया, ओडीएफ कब घोषित किया गया मध्य प्रदेश को? इसका सही आंसर क्या आएगा, 2 अक्टूबर 2018 को। और यदि मैं देश की बात करूं तो देश में जो है सबसे ज़्यादा ओडीएफ वाले जो गांव हैं वो कहां पर है, तेलंगाना में है। लगभग 13,000 प्लस गाँव जो हैं वो किससे ओडीएफ मुक्त किए गए हैं। मध्य प्रदेश के 3,000 प्लस गाँव क्या हैं, ओडीएफ मुक्त किए गए हैं। तो मध्य प्रदेश में 2 अक्टूबर 2018 को मध्य प्रदेश को खुले में शौच मुक्त घोषित, ओडीएफ घोषित कर दिया गया है। चलें आगे आते हैं। खूनी भंडारा या कुंडी भंडारा मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है, मंडला, उज्जैन, धार या बुरहानपुर? तो इसका सही आंसर क्या आएगा बेटा, बुरहानपुर आएगा। बुरहानपुर में भूमिगत जल की समस्या को लेकर थोड़े दिन पहले हमने वीडियो में देखा था, जल मंदिर योजना अभी करंट अफेयर्स में है, जल मंदिर योजना शुरू की गई थी, ठीक है। और ये जो खूनी भंडारा है या कुंडी भंडारा है, ये बुरहानपुर को क्या करता है, पेयजल उपलब्ध कराता है। यह बुरहानपुर के पेयजल की व्यवस्था करता है। यह कहाँ पर है, बुरहानपुर में। इस चीज़ को भी आप लोग बिल्कुल ध्यान रख सकते हैं। चलें आगे आते हैं। मध्य प्रदेश में मेखाल श्रेणी से उद्गमित होने वाली नदियां, मध्य प्रदेश में कई नदियां उद्गमित होती हैं, कई जगहों से उद्गमित होती हैं। तो उसमें से हमें यह ध्यान रखना है, इसके लिए आपको मैप रखना पड़ेगा अपने पास। जब भी आप मध्य प्रदेश की नदियां पढ़ें, है ना, स्पेशली मध्य प्रदेश की नदियां, उस समय आपको अपने सामने क्या रखना पड़ेगा, मैप रखना पड़ेगा। तो मध्य प्रदेश में मेखाल श्रेणी से उद्गमित होने वाली नदियां कौन सी है, सोन कश्यप, नर्मदा सोन, नर्मदा ताप्ती या कावेरी सिंध? तो कौन सी है, नर्मदा और सोन। ये कहाँ से निकलती है बेटा, ये तो सबको पता है, अनूपपुर जिले के अमरकंटक की एक पुष्पराजगढ़ तहसील, ठीक है, क्लियर। यहां से इसके साथ और भी कई नदियां निकलती है नर्मदा के साथ, जोइला, ठीक है, एक नदी हो गई, कौन सी, जोइला नदी भी यहाँ से निकलती है। एक छोटी नदी है सरस्वती, ठीक है, ये भी यहाँ से निकलती है। तो कई सारी नदियाँ जो है, सॉरी सरस्वती नहीं, महानदी, ठीक है, सरस्वती नदी तो आपकी धार से निकलती है। ये कौन सी नदी आ जाएगी यहाँ पे बेटा, महानदी, है ना, छोटी नदी महानदी भी इसके साथ में निकलती है। तो ये चीज़ आपको मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी। चलें आगे आते हैं। मध्य प्रदेश का प्रथम प्लाईवुड कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? बात हो रही है किसकी, मध्य प्रदेश के प्रथम प्लाईवुड कारखाने की। प्लाईवुड कारखाना बताइए आप मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है, इटारसी, जोबट, चंदेरी या यास्टा? तो पहला प्लाईवुड कारखाना मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित किया गया था, इटारसी में, ठीक है। यहां पर एक है ना प्लाईवुड सेंटर, एक प्लाईवुड सेंटर भी यहाँ पर है, ठीक है। मध्य प्रदेश में एक प्लाईवुड सेंटर भी और प्लाईवुड कारखाना भी कहाँ पर है, इटारसी में, और प्लाईवुड सेंटर भी कहाँ पर है, इटारसी में। दोनों चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं। चलें, पेशवा बाजीराव प्रथम की समाधि मध्य प्रदेश में कहाँ है? पेशवा बाजीराव प्रथम, इनका कार्यकाल 1720 से 1740 तक रहा था और इनकी समाधि जो है बेटा वो कहाँ है? होशंगाबाद, मंदसौर, खरगोन या झाबुआ? तो इनकी समाधि जो है वह ध्यान रखने वाली बात है, कहाँ पर है बेटा? मंदसौर में। ये चीज़ भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। पेशवा बाजीराव प्रथम की समाधि मध्य प्रदेश में मंदसौर में। 1720 से लेकर 1740 तक इनका क्या रहा था? कार्यकाल रहा था। चलें आगे आएँ। मध्य प्रदेश का सबसे पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? सतना, देवास, भोपाल या खरगोन? तो पहला मेगा फूड पार्क की बात हो रही है, तो पहला मेगा फूड पार्क जो है बेटा वह कहाँ स्थापित किया गया है? खरगोन में, ठीक है। और मैं यदि दूसरे की बात करूं, आपसे दूसरा पूछ लेगा, तो दूसरा कहाँ किया गया है बेटा? देवास में। पहला कहाँ है? खरगोन में। दूसरा कहाँ पर है? देवास में। जो ये मेगा फूड पार्क जो इस्टेब्लिश करने का आज सरकार ने क्या लिया है, बहुत ज़्यादा, मतलब ये उसके लिए बहुत ज़्यादा जागरूक है सरकार, जिसके लिए हर जगह कहीं ना कहीं पर क्या हो रहा है, मेगा फूड पार्क सरकार द्वारा स्थापित किए जा रहे हैं और कई प्रस्तावित भी हैं जो आने वाले समय में ओपन होने वाले हैं। तो पहला कहाँ पर है? खरगोन में। दूसरा कहाँ पर है? देवास में। चलें आगे आते हैं। इनमें से कौन सा लोक गायन गद्य और पद्य दोनों शैलियों में गाया जाता है? ऐसा कौन सा लोक गायन है मध्य प्रदेश का जो गद्य शैली में भी और पद्य शैली दोनों शैलियों में गाया जाता है? बरसाती वार्ता, लोकगीत, गरबा या तिरहा? तो सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर क्या आएगा? बरसाती वार्ता। बरसाती वार्ता जो है वो मध्य प्रदेश का ऐसा लोक गायन है जो गद्य और पद्य दोनों शैलियों में क्या किया जाता है बेटा? गाया जाता है। कोई गद्य शैली में गाया जा सकता है, कोई लोक गायन पद्य शैली में गाया जा सकता है, ठीक है।
कुछ होते हैं जो दोनों शैलियों में गाए जा सकते हैं, तो उसमें से बरसाती वार्ता क्या है, दोनों शैलियों में गाया जा सकता है। अमलतास मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश में कहाँ है? अमलतास मेडिकल कॉलेज ये जो है बेटा एक निजी क्षेत्र का मेडिकल कॉलेज है। कौन से क्षेत्र का? प्राइवेट क्षेत्र का मेडिकल कॉलेज है। और ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ग्वालियर, देवास, इंदौर या भोपाल? तो सही आंसर क्या आएगा बेटा इसका? देवास। कहाँ पर है ये? देवास में। इस चीज़ को भी आप क्लियर रखिएगा। अमलतास मेडिकल कॉलेज है ना। मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड देखिए, एक शिक्षा से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम बोल सकते हैं कि कई एग्जाम्स में हमको देखने को मिला है कि यूनिवर्सिटीज़ कब बनी थी, कौन सा विश्वविद्यालय कहाँ पर है, कौन सा कॉलेज कहाँ पर है। तो ध्यान रखने वाली बात है, अमलतास मेडिकल कॉलेज जो है वो देवास में है। आगे आ जाइए। मंसूर अली खां पटौदी को किस वर्ष विजडन क्रिकेट अवार्ड दिया गया था? मंसूर अली खां पटौदी मध्य प्रदेश के एक फेमस क्रिकेटर रहे हैं ये। इन्हें 1966, 1971, 1968 या 1970 में दिया गया था। तो इन्हें दिया गया था बेटा, ध्यान रखिएगा, 1968 में। और यदि मैं अभी बात करूँ करंट की, तो 2022 का वनडे प्लेयर, ठीक है, वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर दिया गया है किसको? बाबर आजम को। बाबर आजम पाकिस्तान के क्या है? कैप्टन भी हैं वनडे के और खिलाड़ी भी हैं। उसके बाद में यदि बात करूं आपका टेस्ट क्रिकेट में, ठीक है, टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के किसको दिया था? बेन स्टोक्स को दिया गया था। टेस्ट क्रिकेट में किसको दिया गया है? बेन स्टोक को दिया गया है। और वनडे क्रिकेट में किसको दिया गया है? बाबर आजम को, ठीक है। और मंसूर अली खां पटौदी किस बार विजडन क्रिकेटर अवार्ड दिया गया था? 1968 में। और ये मध्य प्रदेश के क्या है बेटा? क्रिकेटर हैं। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है। मध्य प्रदेश में नेशनल हाईवेज की पूछ रहा है वो, कि बताइए मध्य प्रदेश के जो नेशनल हाईवेज हैं वो मध्य प्रदेश में कुल कितने किलोमीटर है? क्या 4000 किलोमीटर है, 4252 किलोमीटर है, 4012 किलोमीटर है, या 4277 किलोमीटर है? तो इसका सही आंसर क्या आएगा बेटा? 4277 किलोमीटर। नेशनल हाईवेज, नेशनल हाईवे हम थोड़ा संविधान में जाते हैं। नेशनल हाईवे भारतीय संविधान की कौन सी सूची में है? पढ़ा है हमने ऑफलाइन क्लास में, संघ सूची में। और स्टेट हाईवे कौन सी सूची में है? संवर्ती में, राज्य सूची में। कौन सी सूची में? राज्य सूची में। मतलब स्टेट हाईवे पर ध्यान कौन देगा? राज्य देगा। और नेशनल हाईवे पर ध्यान कौन देगा बेटा? संघ देगा। तो 4277 किलोमीटर मध्य प्रदेश में क्या है? नेशनल हाईवेज की लंबाई है, ठीक है। इस चीज को हम बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। चलें आगे आते हैं। मध्य प्रदेश में किस दुर्ग में लक्ष्मी नारायण मंदिर स्थित है? किस किले में लक्ष्मी नारायण मंदिर स्थित है? किस किले की बात हो रही है? किस दुर्ग में लक्ष्मी नारायण मंदिर स्थित है? बांधवगढ़, गिन्नौरगढ़, कन्नरगढ़ या नरवर का किला है? देखिए, किस किले में लक्ष्मी नारायण मंदिर स्थित है? चलें देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा बेटा बांधवगढ़। क्या होगा इसका आंसर? बांधवगढ़ होगा। बांधवगढ़ की बात करें हम, तो बांधवगढ़ जो है वो कहाँ पर है भाई? उमरिया जिले में, ठीक है। यहाँ पर क्या है भाई? बांधवगढ़ का 2000 साल पुराना क्या है? हमने पढ़ा है, किला है। चलिए, किसने बनवाया था ये किला? विश्वनाथ जी ने बनवाया था ये, ठीक है। यहाँ पर क्या है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, एक चीज़ ये भी हो गई। चलिए, चरणगंगा नदी, चरणगंगा नदी भी हमने पढ़ा है, कहाँ से निकलती है? बांधवगढ़ से निकलती है। सबसे ज़्यादा बाघ घनत्व कहाँ है? ठीक है भैया, कहाँ पर है ये भी बता दिया हमने। ये कब बना था बांधवगढ़? 1968 में बना था, ठीक है। अब गिन्नौरगढ़ की बात करें, तो गिन्नौरगढ़ किसने बनवाया था भाई? उदयवर्मन ने। ये भी पूछा गया एक दो बार एग्जाम में। नरवल राजा नल ने बनवाया था, ठीक है। उसके बाद कन्नरगढ़ कहाँ पर है? ये दमोह में है। ये चीज़ भी हमें ध्यान रखना है। मतलब बांधवगढ़ में जो दुर्ग है उसमें लक्ष्मी नारायण मंदिर स्थित है। इसके बारे में जो भी और भी फैक्ट हो सकते थे वो सभी फैक्ट हमने इसमें कवर कर लिए हैं। कन्नरगढ़ कहाँ है? गिन्नौरगढ़ किसने बनवाया था? और नरवर का किला किसने बनवाया था? ये क्वेश्चंस भी कई बार एग्जाम में हमारे पूछे गए हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में जल संवर्धन इकाई कहाँ स्थापित की गई? करंट का क्वेश्चन है। जल संवर्धन इकाई मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित की गई? बाबई, धार, मुरैना या भोपाल? कहाँ पर स्थापित की गई जल संवर्धन इकाई? जल संवर्धन इकाई की बात करूँ बेटा, तो यह मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित की गई है? भोपाल में, ठीक है। अब मैं बात करूँ आपसे बाबई। बाबई के बारे में एक ध्यान रखिएगा, यहाँ पर डेयरी फार्म इकाई, कौन सी? डेयरी फार्म इकाई है, ठीक है। अब धार की बात करूँ तो धार में क्या है? आपका पशु आहार संयंत्र है, ठीक है। पशु आहार संयंत्र यदि कहीं स्थापित है तो वह कहाँ है? धार में, ठीक है। और यहाँ तेल एवं पोषण आहार संयंत्र है मुरैना में। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक जैसे कभी कभी लगते हैं। पशु आहार धार और तेल एवं पोषण आहार संयंत्र जो है वह कहाँ पर है बेटा? मुरैना में है। और यहाँ पर जल संवर्धन इकाई कहाँ स्थापित की गई है? भोपाल में स्थापित की गई है। चलें
मध्य प्रदेश में पोल्ट्री उद्योग कहाँ स्थापित किया गया है? ग्वालियर, देवास, इंदौर या भोपाल? पोल्ट्री उद्योग की बात हो रही है तो मध्य प्रदेश में पोल्ट्री उद्योग कहाँ पर है? ग्वालियर में है, मध्य प्रदेश में। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया है कि मध्य प्रदेश में पोल्ट्री उद्योग कहाँ स्थापित किया गया है, तो पोल्ट्री उद्योग कहाँ है बेटा? ग्वालियर में। इस चीज को भी हमें ध्यान रखना है। आगे आए, मध्य प्रदेश में मंची कविता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? कई तरीके के पुरस्कार दिए जाते हैं, कई तरीके के क्षेत्र में पुरस्कार दे के लोगों को क्या किया जाता है? मोटिवेट किया जाता है कि आप भी क्या करें, आगे इस चीज़ में अपना कैरियर बनाएं या उस चीज़ के लिए मोटिवेट हो। खेलों के लिए भी दिया जाता है, जैसे हमने पहले देखा कि विक्रम पुरस्कार दिया जाता है खेलों के लिए, विश्वामित्र पुरस्कार दिया जाता है, प्रभाष जोशी पुरस्कार दिया जाता है, एकलव्य पुरस्कार दिया जाता है। वैसे अलग अलग साहित्य में, चित्रकला में कई तरीके के पुरस्कार दिए जाते हैं। तो बात यहाँ पर क्या हो रही है बेटा कि मंचीय कविता के लिए क्या कवि प्रदीप दिया जाता है, कबीर सम्मान, तुलसी सम्मान या तानसेन सम्मान? तो ये दिया जाता है कवि प्रदीप सम्मान। और ये कब से देना शुरू किया गया है बेटा? सन 2012 से शुरू किया गया। और मैं यदि बात करूं 2021 का कवि प्रदीप सम्मान किसे दिया गया तो आपने नाम सुना होगा, सत्यनारायण सत्तन। ठीक है, ये कविता पाठ करते हैं, मंची कविता पाठ करते हैं सत्यनारायण सत्तन। तो सत्यनारायण सत्तन जी को ये कौन सा 2021 का आपका मंची कविता के लिए पुरस्कार कवि प्रदीप दिया गया था। चलें आगे आए, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इटालियन गार्डन का नाम बदलकर क्या रखा है? नाम बदला जा रहा है आजकल कई जगहों का, तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इटालियन गार्डन का नाम बदलकर क्या रख दिया? आदि शंकराचार्य गार्डन, कुंडलेश्वर धाम, टांट्या भील बस स्टैंड। तो सही आंसर क्या है? आदि शंकराचार्य गार्डन। इनकी आदि शंकराचार्य की तपोस्थली कहाँ मानी जाती है? ओमकारेश्वर मानी जाती है। तो आदि शंकराचार्य गार्डन का नाम, ये इटालियन गार्डन का नाम आदि शंकराचार्य गार्डन कर दिया। कुंडलेश्वर धाम की बात करूँ तो देखिए टीकमगढ़ में एक जिला है, सॉरी टीकमगढ़ जिले में एक गांव है शिवपुरी, है ना, ये शिवपुरी उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, शिवपुरी एक ग्राम है टीकमगढ़ जिले में, इसका नाम बदल के क्या किया है? कुंडेश्वर धाम कर दिया है। इंदौर में MR10 बस स्टैंड का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है भाई? टांट्या भील बस स्टैंड कर दिया है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। मेन चीज़ क्या है? इटालियन गार्डन का नाम बदल कर क्या कर दिया है? आदि शंकराचार्य गार्डन कर दिया गया है। चलें आगे आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़े CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस गोवर्धन प्लांट का उद्घाटन वर्चुअली कहाँ किया? इंदौर, देवास, ग्वालियर या भोपाल? कहाँ किया है? तो सही आंसर क्या आएगा बेटा इसका? इंदौर, है ना। CNG का जो है गोवर्धन प्लांट, इसका वर्चुअली मतलब ऑनलाइन उद्घाटन किया है किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और यह कहाँ पर है? हमारे इंदौर में स्थित है। चलें आगे आए, मध्य प्रदेश का तीसरा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस जिले में खोला जाएगा? छिंदवाड़ा, मुरैना, हरदा या उमरिया? तो तीसरा, देखिए ये क्या है एक्चुअल में तीसरा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस? हमारा जो मध्य प्रदेश है ये कृषि आधारित है, हमारी इकोनॉमी जो है वो क्या है? कृषि पर डिपेंड है। तो कृषि में जो कई तरीके की कृषि की जाती है, उद्यानिकी की जाती है ना, बागवानी की जाती है, फसलों को पैदा किया जाता है ना, फलों को लगाया जाता है। तो इन सब को ज़्यादा से ज़्यादा हम जितना सरकार चाहती है कि बढ़ावा देंगे, उतनी मध्य प्रदेश की इकोनॉमी क्या होगी बेटा? बूस्ट होगी। तो उसके लिए तीसरा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला गया है। तो ये कहाँ खोला जाएगा? इसकी घोषणा कर दी है मध्य प्रदेश के हरदा जिले में। कहाँ पर? हरदा में। और यदि मैं पहले की बात करूं तो पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ था? छिंदवाड़ा में। और दूसरा कहाँ था बेटा? मुरैना में। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। और ये करंट में क्वेश्चन है, ये कहाँ वर्तमान में खोला जाएगा? हरदा में, ताकि हम हमारी हर प्रकार की कृषि को क्या कर सकें? बढ़ावा दे सकें, ताकि हमारा जो है GDP ग्रोथ हो। आगे आए, मध्य प्रदेश का पहला फूड ATM कहाँ लगा गया? पहला फूड ATM जहाँ से हम खाना ले सकते हैं, फूड ATM कहाँ लगाया गया? इंदौर, भोपाल, झाबुआ या खंडवा? तो पहला फूड ATM जो लगा था, ध्यान रखने वाली बात है, कहाँ पर था? भोपाल में था। ये भी हमारा करंट का क्वेश्चन है, MP करंट का, बिल्कुल भी इसको मिस नहीं करना है। चले आगे आते हैं, हलमा उत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश में किस जिले में होता है? देखिए हलमा उत्सव, ठीक है, ये मध्य प्रदेश में किस जिले में होता है? चलिए पहले इसका आंसर देख लेते हैं, फिर मैं आपको समझा दूंगा कि हलमा उत्सव होता क्या है। हलमा उत्सव जो है वो मध्य प्रदेश के कहाँ पर? झाबुआ में आयोजित किया जाता है। किस जनजाति द्वारा किया जाता है? भील जनजाति द्वारा किया जाता है। अभी कब मनाया गया था? 26
फरवरी के दिन मनाया गया था। अब ये होता क्या है, देखिए हलमा उत्सव मतलब ये होता है कि भील जनजातियों ये मानती हैं कि किसी भी व्यक्ति के पास कोई यदि संकट आता है, कोई दुख आता है, तो दूसरे व्यक्ति उसकी निस्वार्थ क्या करेंगे बेटा, सेवा करेंगे, या उस संकट को उसके साथ निस्वार्थ भाव से उसके लिए जो भी मदद बन सकेगी हेल्प करेंगे। अभी कुछ दिन पहले झाबुआ में जल संकट आया था, तो इसी हलमा जो एक उत्सव होता है या एक हलमा जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत कई लोगों ने मिलकर उस संकट के लिए क्या किया था, प्रयत्न किया था, और बिल्कुल कैसे भाव से, निस्वार्थ भाव से, कोई भी उसमें मतलब स्वार्थ नहीं था। तो ये हलमा उत्सव झाबुआ में किया जाता है, अभी मनाया गया था 26 फरवरी को, और ये किस जाति द्वारा किया जाता है बेटा, भील जाति के द्वारा किया जाता है। चलें आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ एकेडमी की स्थापना कब की गई? मध्य प्रदेश में कई एकेडमियां हैं, ठीक है, हिंदी ग्रंथ एकेडमी है, इसका काम क्या है, हिंदी का प्रचार प्रसार करना, मूलतः क्या काम है इसका, हिंदी का प्रचार प्रसार करना। अब हिंदी चूंकि हमारी राजभाषा है, उसका हमें क्या करना है, प्रचार प्रसार करना है, कई बुक्स छापती है ये, इसका काम क्या, हिंदी से रिलेटेड कई तरीके की बुक्स भी यह छापती है। तो इसकी स्थापना कहाँ की गई थी, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी, 1970, 1968, 1969, 1972। तो इसका सही आंसर क्या है, 1969। ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलें आगे आते हैं, मध्य प्रदेश में हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है? हिंदी की प्रथम कहानी मध्य प्रदेश में किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, तीरे तीरे नर्मदा, अमर आग है, एक टोकरी भर मिट्टी, काकू का बेटा। तो सही आंसर क्या है, एक टोकरी भर मिट्टी, और ये किसने लिखी है, माधवराव सप्रे ने, माधवराव सप्रे। ये मध्य प्रदेश के क्या है, प्रसिद्ध कहानीकार हैं। इनका जन्म मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ था बेटा, शिवपुरी में हुआ था, ध्यान रखिएगा। माधवराव सप्रे की कविता है एक टोकरी भर मिट्टी, जिसे मध्य प्रदेश की हिंदी की प्रथम कहानी माना जाता है। एक टोकरी, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ सकता है वो कि एक टोकरी भर मिट्टी, बताइए किसकी कवि, मतलब किसकी रचना है, तो ये किसकी है, माधवराव सप्रे की रचना है। चले आगे आते हैं, निम्न में से किस कवि ने कवि प्रिया रसिक प्रिया की रचना करी? कवि प्रिया और रसिक प्रिया बहुत इजी क्वेश्चन है, जो लोग पढ़ चुके होंगे उनसे बन रहा होगा। कवि प्रिया और रसिक प्रिया, केशवदास, राजा भोज, भूषण या बाणभट्ट? तो सही जो है कौन की है बेटा, केशवदास की है। किसकी है, केशवदास ने लिखा था कवि प्रिया और रसिक प्रिया लिखा था, ठीक है। राजा भोज ने सरस्वती कंठाभरण लिखा था, भूषण ने क्या लिखा था, पद्माकर लिखा था, और बाणभट्ट ने क्या लिखा था, कादम्बरी लिखा था, ठीक है। ये हमें भी ध्यान रखना है। चले आगे आते हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की बात हो रही है, भोपाल, इंदौर, रायसेन या ग्वालियर? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है बेटा, भोपाल में है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, भोपाल में है। चले आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का प्रथम मत्स्य खाद्य केंद्र, मध्य प्रदेश का पहला मत्स्य खाद्य केंद्र की बात हो रही है, पहला मत्स्य खाद्य केंद्र बताइए मध्य प्रदेश में, सिवनी, धार, भोपाल या पन्ना? पहला मत्स्य खाद्य केंद्र कहाँ है बेटा, सिवनी में है। कहाँ पर है, सिवनी में, ठीक है, ठीक है। मध्य प्रदेश का प्रथम मत्स्य खाद्य केंद्र कहाँ है, सिवनी में है, ठीक है। भोपाल में ध्यान रखिएगा एक फल संवर्धन इकाई भी है, ध्यान रखिएगा, भोपाल में क्या है, फल संवर्धन इकाई। याद आया तो मैंने आपको बता दिया। चले आगे आते हैं, इनमें से कौन सा मध्यकालीन साहित्यकारों में शामिल नहीं है? इतिहास को 3 भागों में, प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक। तो इनमें से कौन सा ऐसा साहित्यकार है जो मध्यकाल की ड्यूरेशन का नहीं है? या तो वो आधुनिक का हो सकता है या प्राचीन का हो सकता है। भूषण, पद्माकर, दंडी या केशवदास? तो सही आंसर क्या आएगा, दंडी, क्योंकि दंडी के बारे में इतिहासकार स्पष्ट नहीं बता पाए हैं। कुछ का कहना है ये 7वीं शताब्दी के थे, और कुछ का कहना है यह कौन सी शताब्दी के थे बेटा, 8वीं शताब्दी के। तो ये मध्यकालीन भारत से संबंधित नहीं है। भूषण मध्यकालीन भारत के हैं, पद्माकर मध्यकालीन भारत के, और केशवदास भी मध्यकालीन भारत के। अभी थोड़ी देर पहले भी देखा था हमने, कवि प्रिया और रसिक प्रिया के रचयिता कौन थे, केशवदास। चले आगे आए, अभय खेल प्रशाल मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? अभय खेल प्रशाल की बात हो रही है, और यह मध्य प्रदेश में कहाँ है, भोपाल, इंदौर, जबलपुर या सीहोर? तो यह मध्य प्रदेश के इंदौर के देपालपुर में है। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के इंदौर के देपालपुर में है। यह कहाँ है इसका, अभय खेल प्रशाल, ठीक है, क्लियर हो गया। चलें आगे आते हैं, मध्य प्रदेश में 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा किस भाग में होती है? देखिए मध्य प्रदेश में
कहीं बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, कहीं कम होती है, कहीं एवरेज होती है। तो बात हो रही है किसकी? मध्य प्रदेश में 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा, पूर्वी भाग, दक्षिणी भाग, पश्चिमी भाग या उत्तरी भाग। तो मध्य प्रदेश में 75 सेंटीमीटर से यदि कम वर्षा की बात हो रही है तो ये मध्य प्रदेश के कौन से पश्चिमी भाग में होती है। सबसे ज़्यादा वर्षा मध्य प्रदेश के कौन से भाग में होती है बेटा? पूर्वी भाग में होती है। वर्षा को क्या है, वर्षा को जो है वो 3-4 कैटेगरी में बांटा गया। एक बांटा गया क्या है? 75 सेंटीमीटर से कम, मतलब सूखाग्रस्त। एक होती है 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक। एक होती है 100 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर। एक होती है 125 सेंटीमीटर से 160 या 200 सेंटीमीटर तक। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो वर्षा है वो पूर्वी भाग में, और सबसे ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड कहाँ की गई थी? ध्यान रखिएगा, पचमढ़ी में। उत्तरी भाग में क्या होता है? सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है मध्य प्रदेश में। दक्षिणी भाग में क्या होता है? सबसे कम ठंड पड़ती है। और मध्य प्रदेश की जो एवरेज वर्षा है वो कितनी है बेटा? 102.6 सेंटीमीटर, ये एवरेज वर्षा निकलती है। तो सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान मध्य प्रदेश में कौन सा है? पूर्वी। सबसे कम पश्चिमी, जहाँ 75 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। राष्ट्रीय कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर की बात हो रही है, कहाँ है? इटारसी, बैतूल, सुहागपुर या पिपरिया, कहाँ पर हो सकता है ये? तो यह है इटारसी। इटारसी के कहाँ पर बेटा? कीरतपुर में, है ना। स्पॉट भी पूछ सकता है वो कहाँ पर है, तो इटारसी के कीरतपुर में है राष्ट्रीय कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर। मध्य प्रदेश में ग्वालियर राज्य के संस्थापक कौन थे? ग्वालियर राज्य जो था मध्य प्रदेश में, उसकी स्थापना किसने करी थी? सिंधियाओं के पास था ग्वालियर राज्य। हमने देखा है हिस्ट्री में कि भाई इंदौर शहर बसाया था होलकर्स ने, ग्वालियर बसाया था सिंधियास ने, पूना बसाया था पेशवाओं ने, बड़ोदरा बसाया था किसने? गायकवाड़ ने, नागपुर किसने बसाया था? भोसले ने बसाया था। तो उसी तरीके से ग्वालियर बसाया था किसने? सिंधियास ने। तो महादजी सिंधिया, माधवराव सिंधिया, जीवाजी राव सिंधिया या वाजीराव सिंधिया, तो कौन से थे? महादजी सिंधिया। इन्होंने क्या? ग्वालियर राज्य की मध्य प्रदेश में स्थापना की थी। चले, मध्य प्रदेश में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? मध्य प्रदेश में सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया? बुरहानपुर, इंदौर, जबलपुर या भोपाल। तो सही आंसर क्या होगा इसका? बुरहानपुर में। और इंदौर में क्या है बेटा? सबसे ज्यादा सूती वस्त्र मिल है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखें। अगर वो मिल कारखाने की बात कर रहा है तो इंदौर, लेकिन बात क्या कर रहा है? वो पहली की बात कर रहा है, तो पहली क्या है? बुरहानपुर में है। ठीक है, चले आगे आते हैं। मध्य प्रदेश में पशु घनत्व कितना है? हमने देखा है 20वीं पशु गणना हुई थी 2019 में, है ना। उसमें मध्य प्रदेश में टोटल 53.5 करोड़ पशु जो हैं वो कहाँ है? पूरे देश में है। और मध्य प्रदेश में कितने? 4 करोड़ पशु हैं। तो पशु घनत्व कितना है पर किलोमीटर पे? तो पर किलोमीटर पे 105 पशु आपको क्या है? नजर आएंगे। ये 2019 की 20वीं पशु जनगणना से हमें पता चला है। 20वीं पशु गणना से हमें पता चला है। ये कब हुई थी बेटा? 2019 में हुई थी। इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। चलें, कानन घाटी का संबंध मध्य प्रदेश में कहाँ से है? एक घाटी है जिसका नाम क्या है? कानन घाटी। और इस कानन घाटी का संबंध हमें बताना है कि मध्य प्रदेश में कहाँ से है। वो किससे है? लोहे से है, बॉक्साइट से है, कोयले से है या हीरे से है? तो कानन घाटी का संबंध मध्य प्रदेश में कहाँ से है बेटा? कोयले से है। कोयला जो है कहाँ से सबसे ज़्यादा निकलता है? सिंगरौली से निकलता है। कहाँ से निकलता है? सिंगरौली से निकलता है। सबसे ज़्यादा रॉयल्टी दे के जाता है हमको। ठीक है, कोयला सबसे ज़्यादा रॉयल्टी दे के जाता है। ठीक है, और पूरे भारत का हम कितना 13% क्या निकालते हैं बेटा? कोयला निकालते हैं। बॉक्साइट कहाँ से, हीरा कहाँ से निकलता है भाई? पन्ना से निकलता है। ठीक है, लोहा हम जबलपुर साइड से निकालते हैं। बॉक्साइट अगर मैं पूरे उसकी बात करूं विश्व की, तो सबसे ज़्यादा बॉक्साइट कहाँ से निकलता है? ऑस्ट्रेलिया से निकलता है। ये चीज़ भी हमको ध्यान रखना है। हीरे की एकमात्र खदान कहाँ पर है? पन्ना में है। और लोहा हमारा कहाँ से? जबलपुर साइड से निकलता है। एक क्वेश्चन बनता है कि हमारा का जो लोहा है इसका वो कौन सा देश सबसे ज़्यादा खरीदता है? तो जापान खरीदता है। इस चीज़ को भी हम ध्यान रख सकते हैं। चलें आगे आएँ। इनमें से किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? 14। पूरे जिले के नाम आपको याद होने चाहिए। उज्जैन, रतलाम, राजगढ़ या इंदौर। तो किस जिले से नहीं निकलती है? किस जिले से नहीं गुजरती, ये ध्यान रखा कीजिए आप। नहीं, कभी कभी क्या होता है हम रट के याद करके कुछ चले जाते हैं, लेकिन हम नहीं पे फोकस नहीं कर पाते, और वो नहीं क्या करता है? आपकी कहानी को उल्टा कर देता है। तो नहीं जो है वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कौन से जिले से नहीं गुजरती है? सही आंसर क्या आएगा इसका? इंदौर से नहीं गुजरती है। ठीक है, अगर एक चीज़ मुझे ध्यान आई कि बताइए नर्मदा नदी जो है वो मध्य प्रदेश के लगभग कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के 15 जिलों से होकर गुजरती है। ठीक है, ये चीज़ भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलें,
मध्य प्रदेश में विश्वविद्यालय अधिनियम कब लागू किया गया था? विश्वविद्यालय अधिनियम मध्य प्रदेश में कब लागू किया गया था? 23 जनवरी 1973, 23 अगस्त 1973, 23 जून 1974 या 23 अगस्त 1974? सही आंसर क्या आएगा? 23 जनवरी 1973 विश्वविद्यालय अधिनियम। एक होता है यूजीसी, ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है। विश्वविद्यालय, इसको क्या बोलते हैं बेटा? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। क्या बोलते हैं? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये कब हुआ था बेटा? 1953 में हुआ था। इस चीज़ को भी हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। चले आगे आते हैं। आईटीएम यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? यूनिवर्सिटी की बात हो रही है और वो कौन सी यूनिवर्सिटी बोल रहा है? आईटीएम यूनिवर्सिटी। धार, ग्वालियर, उज्जैन या भोपाल? आईटीएम यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? क्या वह धार में है, ग्वालियर में है, उज्जैन में है या भोपाल में है? जो सही आंसर क्या आएगा बेटा इसका? ग्वालियर। आईटीएम यूनिवर्सिटी जो है वो मध्य प्रदेश के कहाँ पर है? ग्वालियर में है। चलें, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की प्रजनन दर फर्टर्निटी, ठीक है, हाँ सर, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की प्रजनन दर कितनी थी? 2.3, 2.1, 2.8 या 2.6? तो मध्य प्रदेश की प्रजनन दर की बात करें तो मध्य प्रदेश की फर्टिलिटी जो रेशो था वो कितना था? 2.3, और भारत का कितना था? 2.8। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये मध्य प्रदेश का था और ये किसका था बेटा? भारत का था, इंडिया का। क्लियर हो गया? ठीक है, 2.3 और 2.8 में कंफ्यूज हमें नहीं होना है। मध्य प्रदेश में प्लास्टिक थैलियों के उत्पादन एवं विक्रय पर कब प्रतिबंध लगाया? प्लास्टिक थैलियों के उत्पादन मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने लगा दिया था। कब लगाया था कि प्लास्टिक की थैलियां ना आप प्रोडक्शन कर सकते हैं, ना प्लास्टिक की थैलियों को आप बेच सकते हैं? 2015, 2016, 2017 या 2018? तो प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगा था बेटा 2017 में, लेकिन ये अभी भी खैर मार्केट में बिक रही हैं, चोरी छुपे बन रही हैं, लेकिन हाईकोर्ट इस पर प्रतिबंध 2017 में लगा चुका था। मध्य प्रदेश में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है? कृषि जलवायु क्षेत्र मध्य प्रदेश में टोटल कितने हैं, जिसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं? खेती कर सकते हैं। तो मध्य प्रदेश को टोटल 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया, और ये 11 कृषि जलवायु क्षेत्र के हिसाब से ही क्या होती है? मध्य प्रदेश में खेती होती है। जहाँ गेहूँ लगता है, सोयाबीन लगते हैं, तिलहन होता है, अरहर लगता है, जायद फसलें लगती हैं, सब किसी कृषि जलवायु क्षेत्र के आधार पर ही डिसाइड होता है। तो ये कितने हैं? 11 हैं। मध्य प्रदेश का गठन भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा किया गया था? हमने संविधान पढ़ा है, तो संविधान में सबसे पहले संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली है? साउथ अफ्रीका के संविधान से। किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। अब बात हो रही है मध्य प्रदेश का गठन, क्या पहले संविधान संशोधन से किया गया था, दूसरे से किया था, 7वें से या 5वें से? तो इसका सही आंसर क्या है? 7वें संविधान संशोधन से हमारे मध्य प्रदेश का क्या है? गठन किया गया था। पहला संविधान संशोधन तो 1951 में ही हो गया था, जबकि हमारा मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था बेटा? 1956 में हुआ था। तो संशोधन कौन सा लग रहा है? 7वां संशोधन लग रहा है। चले, सोन जल विद्युत परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सीधी, रीवा, मंदसौर या जबलपुर? सोन जल विद्युत, मध्य प्रदेश में जल विद्युत की कई सारी परियोजना है, उसमें से बात हो रही है सोन जल विद्युत परियोजना की, तो है मध्य प्रदेश में। कहाँ है बेटा? सीधी में। ध्यान रखिएगा, सोन जल विद्युत परियोजना मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? सीधी में। बायोमास से बिजली बनाने वाला पहला शहर कौन सा है? मध्य प्रदेश का ऐसा पहला शहर बताइए जो क्या करता है बेटा? बायोमास से बिजली बनाता है। बायोमास से बिजली, ठीक है। बायोमास मतलब समझते हैं आप क्या होता है? बायोमास मतलब जो आपके अवशिष्ट पदार्थ हैं, लकड़ी या पेड़ है ना, पेड़ों की पत्तियां, छाल, उसके तने है ना, ये जो किस तरीके के आपके सड़े गले अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, ठीक है, उन अवशिष्ट पदार्थों से क्या होती है भाई? गैस बनाई जाती है या उससे बिजली उत्पादन किया जाता है। उसका पहला शहर पूछ रहा है कि बिजली बनाने का बायोमास से पहला शहर कौन सा है? कसई, बिजोरी, बावरभो, कछार। ये सब जो गाँव आपको दिख रहे हैं, ये मैं आपको बता दूँ बेटा, ये सब बैतूल जिले के गाँव हैं। किस जिले के गाँव हैं? बैतूल के। तो एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है सिर्फ जिला दे दे, लेकिन स्पॉट पूछेगा तो बैतूल का कौन सा? कसई, जिसने बायोमास से क्या किया था? आपका बिजली बनाने वाला पहला शहर बन गया था। इसमें देखा था हमने बैतूल, जो बैतूल का एक गांव है जो पूरा सौर ऊर्जा से चलने वाला है ना, उसका नाम क्या था? बड़झीरी, ठीक है। बड़झीरी गांव जो है वो पूरी तरीके से क्या चलता है? सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव बन चुका है। तो इस तरीके के एक्सपेरिमेंट बैतूल में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो बायोमास से बिजली बनाने वाला देश का पहला शहर बना है या गांव बना है कसई।
एकांश विद्युत अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? एकांश विद्युत, ये भी विद्युत से रिलेटेड है। एकांश विद्युत अनुसंधान केंद्र जबलपुर, गुना, खरगोन या भोपाल। एकांश विद्युत जो है बेटा कहाँ पर है? भोपाल में, ध्यान रखिएगा। एकांश विद्युत रिसर्च सेंटर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग का गठन कब किया गया? सामान्य वर्ग के लिए भी, जो सामान्य वर्ग में भी निर्धन है, उनके उत्थान के लिए सामान्य वर्ग निर्धन कल्याण आयोग मध्य प्रदेश सरकार द्वारा क्या किया गया है? शुरू किया गया है। 28 जनवरी 2008, 28 मार्च 2008, 28 जून 2008 या 28 अगस्त 2008। तो इसका सही आंसर क्या आएगा बेटा? 28 जनवरी, 28 जनवरी 2008 को मध्य प्रदेश सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया गया था। कई बार क्वेश्चन आया है, दिमाग के किसी कोने में बिल्कुल भी सेट हो जाना चाहिए। चलें, मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र की बात करें, हम पहले की बात करें तो पहला कहाँ है बेटा? नीमच में स्थापित किया है, 130 मेगावाट, 130 मेगावाट। और यदि मैं बात करूं रेलवे द्वारा, किसके द्वारा? रेलवे द्वारा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? रेलवे द्वारा सौर ऊर्जा संयंत्र, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो ये सागर जिले की बीना में किया गया, बीना तहसील में, सागर जिले की बीना तहसील में। अब हम हमारे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र जो है वो कहाँ है बेटा? सुवासरा में। और सुवासरा किस जिले में है? मंदसौर में है। इस चीज़ को भी हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। और यदि मैं कोट कर रहा हूँ, यदि वो रेलवे की बात बोल रहा है तो रेलवे ने कहाँ खोला है? बीना में खोला है। और ऐसे ही एशिया का सबसे बड़ा कहां पर है? विश्व का नीमच में है, जो कहां पर 130 मेगावाट के आसपास बिजली उत्पादन करेगा। माता टीला बांध मध्य प्रदेश में किस नदी पर है? कई सारे बांध है मध्य प्रदेश में, उसमें से बात हो रही है माता टीला, सोन, चंबल, नर्मदा या बाघ। ऑप्शन गलत है, सही आंसर क्या आएगा? माता टीला बांध मध्य प्रदेश में किस नदी पर है? बेतवा नदी पर स्थित है। इस चीज को बिल्कुल भी आप ध्यान रखेंगे, भूलेंगे नहीं। चलें आगे आते हैं। साटक देजला देवड़ा परियोजना मध्य प्रदेश में किस जिले में है? साटक और देजला देवड़ा परियोजना, कई सारी परियोजनाएं मध्य प्रदेश में चल रही हैं, उसमें से वो बात कर रहा है किसकी? साटक और देजला देवड़ा परियोजना की। तो क्या लगता है आपको इसका आंसर क्या होगा? खंडवा, खरगोन, बड़वानी या मंडला? तो साटक देजला देवड़ा परियोजना जो है मध्य प्रदेश में कहाँ पर है बेटा? खरगोन में। इस चीज़ को ध्यान रखना, कहाँ पर है भाई? खरगोन में है। चलिए मैं बात करूँ खंडवा की, तो खंडवा में क्या है? इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी जिसको पुनासा डैम बोलते हैं। बड़वानी की बात करूं तो बड़वानी में क्या है? लोअर गोई, ठीक है। और कौन सी नदी पर है बेटा? गोई नदी पर, ध्यान रखिएगा। लोअर गोई परियोजना बड़वानी में। मंडला की बात करूं तो मंडला में कौन सी परियोजना है? थावर परियोजना। ये भी हमको ध्यान रखना है, बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक नहीं भूलना है। मतलब साटक देजला देवड़ा परियोजना खरगोन में है। मैं खंडवा की बात करूँ तो इंदिरा गांधी है, बड़वानी की बात करूँ तो लोअर गोई है, और मंडला की बात करूँ तो कौन सी परियोजना है बेटा? थावर परियोजना मंडला में। ठीक है, क्लियर हुआ है यहाँ तक? चलें आगे बढ़ते हैं। उदयगिरी में कुल कितनी गुफाएं? मध्य प्रदेश में कई गुफाएं हैं, उदयगिरी, सोनगिरी, गम्मतगिरी, मुक्तागिरी। तो उसमें से बात हो रही है उदयगिरी। तो उदयगिरी की बात करें तो उदयगिरी सबसे पहले है कहाँ भाई? विदिशा में। इसमें टोटल गुफाएं कितनी हैं? 15, 18, 19 या 20? अभी तक क्वेश्चन क्या बनता था? उदयगिरी कहाँ है बताइए, गोम्मटगिरी कहाँ है बताइए, सोनगिरी कहाँ है बताइए, उदयगिरी बताइए कहाँ पर है। लेकिन इसके अंदर गुफाएं कितनी है? 15, 18, 19, 20। तो उदयगिरी के अंदर गुफाएं जो हैं उनकी संख्या कितनी है? 20। ध्यान रखिएगा इस बात को। मेघनगर, बानमोर, चैनपुरा औद्योगिक केंद्र मध्य प्रदेश में कई इंडस्ट्रियल सेंटर बनाए जा रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, देखिए किसी भी देश की, किसी भी स्टेट की इकोनॉमी यदि बढ़ती है तो वो किससे बढ़ती है? उद्योगों से बढ़ती है। चीज़ ध्यान रखिएगा। तो मेघनगर, बामनोर और चैनपुरा जो इंडस्ट्रियल सेंटर हैं वो कहाँ पर हैं? तो बात करें हम सबसे पहले मेघनगर की, तो मेघनगर ध्यान रखिएगा झाबुआ में। बानमोर पूछ ले अकेला सिंगल तो बानमोर मुरैना में है। चैनपुरा पूछ ले तो चैनपुरा कहाँ पर है? गुना में है। इसी की तरह मैं बात करूँ राजगढ़ की, तो राजगढ़ में कौन सा है? पीलू खेड़ी। ध्यान रखिएगा, राजगढ़ में कौन सा औद्योगिक केंद्र है? पीलू खेड़ी। भिंड की बात करें तो भिंड में क्या है? मालनपुर, ठीक है। और मंडला में क्या है? मुनेरी। मंडला में क्या है? मुनेरी। रतलाम की बात करूं बेटा तो रतलाम में जावरा है, ठीक है। छतरपुर में क्या है? चंद्रपुरा है। और बरूड़ कहाँ पर है? दतिया में है। बरूड़ कहाँ पर है? दतिया में। ध्यान रखिएगा। मेघनगर झाबुआ में, बानमोर मुरैना में। सिंगल भी पूछ सकता है, बताइए जावरा औद्योगिक केंद्र मध्य प्रदेश के किस जिले में है? बताइए। पीलू खेड़ी कहाँ है? तो पता होना चाहिए हमें, राजगढ़ में है। चलें ठीक है, आगे चलते हैं।
इनमें से कौन सा बघेलखंड का लोक नाट्य है? बघेलखंड का नाटक की बात हो रही है और ये ज्यादातर कहाँ किया जाता है? बघेलखंड में। माचा, काठी, छाहूर और रास, तो सही आंसर इसका होगा क्या? छाहूर। छाहूर जो है वो कहाँ का लोक नाट्य है? बघेलखंड का है। माचा की बात करूँ तो माचा मूलतः कहाँ किया जाता है? ध्यान रखिएगा, मालवा क्षेत्र में। काठी कहाँ किया जाता है? लोग स्टूडेंट गलती करते हैं ना, काठी कहाँ किया जाता है? निमाड़ में किया जाता है, ध्यान रखिएगा। और रास जो है ये कहाँ किया जाता है? बुंदेलखंड में किया जाता है। कल के वीडियो में हमने देखा था ऐसा कौन सा लोक नाटक है जिसमें कालिया नाग का प्रदर्शन किया जाता है, तो वो कहां पर है बेटा? आपका बुंदेलखंड में। चले आगे आते हैं। मध्य प्रदेश का धार स्थित कालका देवी का मंदिर किसने निर्माण करवाया? मध्य प्रदेश के धार में कालका देवी का मंदिर है और यह किसने स्थापित करवाया? चंदेल, परमार, होलकर या सिंधिया? तो सबसे पहली बात कि धार में किस वंश का शासन था? हम पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, परमार वंश का शासन था। राजा भोज वहीं से थे, ठीक है। तो परमार वंश ने क्या करवाया था? सही आंसर क्या आएगा इसका? परमार वंश ने कालका देवी मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया था? धार में करवाया था। चले, मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित गोपाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बात हो रही है कौन से मंदिर की बेटा? गोपाल मंदिर की। तो गोपाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बाईजाबाई ने करवाया था। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित मंदिर जो है गोपाल मंदिर, उसका निर्माण किसने करवाया था? बाईजाबाई ने करवाया था, ठीक है। चले आगे आते हैं। मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम, जिसकी स्कूलों में बुक पढ़ते हैं मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम लिखा रहता है, उसमें आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा हिंदी मीडियम वाले। तो मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम की स्थापना कब की गई? 1962, 1964, 1968 या 1968? तो मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम की स्थापना 1968 में की गई थी, ध्यान रखिएगा इस बात को। बेगा जनजाति द्वारा बारात की अगवानी पर किया जाने वाला नृत्य, बेगा जनजाति जो सरकार है, भारत सरकार, बेगा, सहरिया और भारिया, इनको अत्यंत पिछड़ी जनजाति में रखा है। तो इसमें से कौन सा बेगा जनजाति द्वारा बारात की अगवानी पर? क्या बलमा, चटकोरा, लहंगी या परधोनी? तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि परधोनी नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? पता होना चाहिए हमको, बेगा, ठीक है। और ये बारात की अगवानी के लिए जब बारात आती है, जब उस समय बेगा जाति द्वारा परधोनी नृत्य किया जाता है, इस चीज को हमें ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश राज्य सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान मध्य प्रदेश में कहाँ है? मध्य प्रदेश राज्य सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की बात हो रही है, तो ये मध्य प्रदेश के कहाँ स्थित है बेटा? ग्वालियर में स्थित है। इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश में फर्नीचर उद्योग के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? फर्नीचर उद्योग, देखा ना, साल और सागौन ज्यादातर कहाँ पाई जाती है? इधर जबलपुर साइड एरिया में। तो इसका आंसर क्या होगा? जबलपुर, फर्नीचर उद्योग के लिए, ठीक है। फर्नीचर जैसे चमड़ा उद्योग के लिए क्या है भाई? देवास है, ठीक है। इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? इंदौर में है, इलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्स है ना। तो वैसे ही फर्नीचर उद्योग के लिए क्या है? जबलपुर है। क्लियर हो रहा है? मेरे हिसाब से आप लोगों को क्वेश्चंस जो हैं, इन 70 क्वेश्चन 75 क्वेश्चंस में से हमने 200 क्वेश्चंस तो मिनिमम आप लोगों के क्या हो गए होंगे? कवर हो ही गए होंगे। चले आगे आते हैं, 2-3 क्वेश्चंस और बचे हैं आज की क्लास के। संजय गांधी युवा नेतृत्व ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान, संजय गांधी युवा नेतृत्व ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? महू, पचमढ़ी, भोपाल या ग्वालियर? तो इसका सही आंसर क्या होगा बेटा? इसका सही आंसर होगा पचमढ़ी। संजय गांधी युवा नेतृत्व ग्रामीण विकास संस्थान मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में स्थित है, ठीक है। चलिए, मध्य प्रदेश पटवारी प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? पटवारी अभी रिजल्ट आया है, इनका प्रशिक्षण केंद्र मध्य प्रदेश में कहाँ है? ग्वालियर, भोपाल, भिंड या दतिया? तो ध्यान रखिएगा ये कहाँ है? ग्वालियर में। ग्वालियर में एक चीज और बता दूं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है ना, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का भी कहाँ पर है? महालेखा परीक्षक, इसका भी हेड ऑफिस कहाँ पर है मध्य प्रदेश में? ग्वालियर में। चले, कालिदास के किस ग्रंथ में अमरकंटक के सौंदर्य का वर्णन है? कालिदास ने कई सारी कविताओं की कई सारे अपने ग्रंथ लिखे हैं, चाहे वो मेघदूत हो, शाकुंतलम हो, कुमार संभवम हो, ऋतुसंहार हो, सबका अलग अलग क्या है? किसी में अलग अलग चीज़ों, इसमें प्रेम का वर्णन किया गया है उन्होंने शाकुंतलम में, मेघदूत में किसी का, ऋतुसंहार में किसी का। तो कालिदास के किस ग्रंथ में बात हो रही है अमरकंटक के सौंदर्य का वर्णन? तो अमरकंटक के सौंदर्य का वर्णन उन्होंने अपने ग्रंथ मेघदूत में किया है। ध्यान रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है मेघदूत किसकी रचना है, ऋतुसंहार किसकी रचना है, शाकुंतलम किसकी रचना है, कुमार संभवम किसकी रचना है। तो हमें राइटर्स के नाम भी याद होने चाहिए।
ठीक है, हमें क्या है बेटा, राइटर्स के नाम भी याद होने चाहिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का, मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ था? नमक सत्याग्रह दांडी मार्च हमने देखा कि आपके महात्मा गांधी ने चलाया था। साबरमती आश्रम गुजरात से लेके दांडी तक चला था ये, ठीक है, 1930 में चला था। और लगभग कई किलोमीटर की पैदल यात्रा करके वो साबरमती से अपने साथ कितने समर्थकों से शुरू किया था? उन्होंने 72 समर्थकों से शुरू किया था। और 72 समर्थकों से शुरू करने के बाद वो दांडी पहुंच गए थे और नमक कानून तोड़ा था। तो मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये भी कब हुआ था? दांडी मार्च हुआ था। कब हुआ था दांडी मार्च? साबरमती आश्रम से लेके कहाँ तक हुआ था? दांडी तक। तो मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह 1930 में हुआ था। और मध्य प्रदेश में किसने किया था? दुर्गा शंकर मेहता ने। ध्यान रखिएगा ये नाम, दुर्गा शंकर मेहता ने किया था। और दांडी मार्च किसने किया था? महात्मा गांधी अपने कितने अनुयायी के साथ? अपने 78 समर्थकों के साथ साबरमती नदी है, साबरमती आश्रम से चले थे। और कहाँ थे? दांडी पहुंचकर, बिहार के दांडी पहुंचकर उन्होंने अपनी क्या करी थी? यात्रा को समाप्त किया था। तो ये आज हमने लगभग 75 क्वेश्चंस किए। 75 से हम 200 या 250 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, पूरी कोशिश है कि आपका एमपीजी के किसी भी तरीके से सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। आप बने रहें, पढ़ते रहें, रिलैक्स होकर पढ़ते रहें। और इस बार गवर्नमेंट जॉब आपकी कोई ना कोई सी, चाहे एमपी पुलिस हो या आने वाली हो, कोई ना कोई सी आपकी इसी तरीके से आप पढ़ते रहे तो डेफिनेटली आपके पास आ जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।